हम सभी अपने घरों में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं ये काम कैसे करते हैं? मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से इन्हें रन करवा पाती है। तो आज की वीडियो में हम लोग इन्हीं टॉपिक्स को, इन्हीं कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंश और आप देख रहे हैं क्लास 10th के फिजिक्स का थर्ड चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। और इसी चैप्टर में आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे जो कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। चार्ज के जितने कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि हम लोग इस चैप्टर में यूज करेंगे वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि चार्ज क्या होता है और वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप कर पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैटर के बारे में। तो मैटर की डेफिनेशन में आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मतलब कि उनके पास मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और ये जो बात है मास और स्पेस, ये एक मैटर का प्रॉपर्टी होता है। उसी तरह से मैटर का एक थर्ड प्रॉपर्टी भी होता है जो कि होता है चार्ज। मतलब कि एक ऐसा प्रॉपर्टी मैटर का जिसके थ्रू वो किसी फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाता है। कौन से फोर्स को? इलेक्ट्रिकल फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाता है अगर कोई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट उनके सामने आता है। तो इन्हीं प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग? चार्ज बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। तो चलिए इसके डेफिनेशन को देखते हैं हम लोग यहाँ। चलिए देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। ये मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण से विच बिकॉज ऑफ विच इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल फोर्स ड्यू टू अदर चार्ज, जिसमें वो किसी अदर चार्ज के थ्रू एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल चार्ज बोलते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हम सभी लोगों को पता है कि हर एक सब्सटेंस जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिन्हें हम लोग एटम्स बोलते हैं। अगर मैं नॉन लिविंग थिंग की बात करूं तो आपको पता होगा कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग हो तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसे हम लोग फंडामेंटल ब्लॉक बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट का, जिसे हम लोग एटम बोलते हैं। वैसे ही अगर मैं लिविंग थिंग का बात करूं तो आपको पता होगा कि लिविंग थिंग जो होता है ये फंडामेंटल यूनिट से बना होता है जिसे हम लोग सेल बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ लिविंग सेल्स लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसी प्लांट की, प्लांट के लीफ को मैं लेता हूँ, ठीक है। आपको पता है कि प्लांट के जो लीफ होता है इनको जब मैं जूम करूंगा तो कुछ टिश्यूज नजर आएंगे इनके, और वो जो टिश्यूज होंगे वो किससे मिलके बने होंगे? सेल से मिलके बने होंगे। मतलब कि मैं से कुछ कुछ छोटे पार्ट पे जूम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? वहां पे सेल मिलेगा। सेल का जो साइज होता है वो मैं मेजर करता हूँ यहाँ पे माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में मैं यहाँ पे मेजर करता हूँ। लेकिन जब मैं सेल को और ज्यादा जूम करके देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ये जो सेल होता है ये कुछ प्रोटीन्स के बने होते हैं, और वो जो प्रोटीन्स होते हैं वो छोटे छोटे एटम से ही मिलके बने होते हैं। मतलब कि चाहे लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, उसका जो फंडामेंटल बेसिक यूनिट जो होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो क्या होता है? वो होता है एटम। मतलब कि वो एटम से ही मिलके बना होता है। अब हम लोग यहाँ पर एटम्स के अंदर के सारे कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग में ये समझा जाता था, ये माना जाता था कि जो एटम्स होते हैं ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, और एटम का मतलब भी यही होता है इंडिविजुअल। लेकिन बाद में जाके पता चला कि एक एटम जो होता है, एक एटम जो होता है वो 3 अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बनता है। कौन कौन सा कंपोनेंट? उसके अंदर में 2 तरह के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज, और एक और कंपोनेंट होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, ना तो वो पॉजिटिव होता है ना ही वो नेगेटिव होता है। मैं यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसे उन्होंने क्या नाम दिया था? प्रोटॉन नाम दिया था। फिर जो नेगेटिव चार्ज था उसको उन्होंने क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रॉन नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन। और एक और जो कंपोनेंट था जो कि न्यूट्रल माना जाता था उसे उन्होंने क्या नाम दिया था? न्यूट्रॉन। और ये 3 कंपोनेंट होता है जिससे मिलकर एक एटम जो होता है ये बनता है। अब मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखाता हूं जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि एक एटम जो होता है ये किस तरीके से चार्ज हो पाता है। चलिए देखते हैं। चलिए अब देखिए मैंने एक यहाँ पे एटम बनाया है जो कि ऑक्सीजन एटम है। ये कौन सा एटम है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एक एटम मैंने बनाया है। आपको पता होगा कि जो भी एटॉमिक नंबर होता है वो बताता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर में प्रेजेंट है। ऑक्सीजन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, मतलब कि 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनके अंदर होंगे और 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन उनके अंदर होंगे।
एटॉमिक स्ट्रक्चर इस तरीके से बना होता है कि उनके बीच में जो मिडिल वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है आपका न्यूक्लियस। ये क्या होता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर में आपके क्या होता है प्रोटॉन्स होते हैं और क्या होता है न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं यहां पर। क्लियर। उन्होंने ये माना था कि जो प्रोटॉन के ऊपर में जो चार्ज होता है ये कैसा चार्ज होता है ये होता है पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है ये कैसा चार्ज होता है ये होता है नेगेटिव चार्ज। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। उन्होंने फिर ये एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा यहाँ पे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर इस तरह के चार्ज पार्टिकल से बना होता है मतलब कि वो ऑब्जेक्ट के अंदर भी ये प्रॉपर्टी होगा कि वो किसी फोर्स को एक्सपीरियंस कर सके या फिर किसी के ऊपर में फोर्स अप्लाई कर सके, इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई कर सके। उन्होंने एक प्रोटॉन को यहाँ पर लाकर देखा और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया जब एक प्रोटॉन को यहाँ पर लाया गया, जब एक प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर लाया गया तब उन्होंने देखा कि इस एटम के थ्रू इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मतलब कि यहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा था वो समझिए कि जितने इलेक्ट्रॉन्स थे इसके अंदर वो क्या कर रहे थे इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहे थे और जो प्रोटॉन्स थे पॉजिटिव चार्ज जो था वो इसे क्या कर रहा था रिपेल कर रहा था। और ये जो अट्रैक्शन और जो रिपल्सन का जो फोर्स था ये दोनों क्या था सेम था और इसी के कारण से इनका टोटल जो फोर्स इसके ऊपर में था वो क्या हो गया जीरो हो गया और इसके ऊपर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तब उन्होंने ये सोचा कि अगर इसके कारण से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो एटम जो है ये क्या है ये चार्ज है या फिर अनचार्ज है। क्योंकि बना तो ये चार्ज पार्टिकल से है तो ये तो होना चाहिए चार्ज, लेकिन है क्या ये इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा मतलब ये तो चार्ज नहीं है। अगर रहता तो इफेक्ट पड़ता कुछ ना कुछ। तो इसका क्या सही आंसर हो सकता है। तो उन्होंने इसी बात से रिलेटेड कुछ फेनोमेना कुछ प्रॉपर्टीज चार्जेस के बताए हैं और जिसे हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ चार्जेस को समझते हैं। देखिए उन्होंने बोला कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। एक क्या होता है नेगेटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब उन्होंने बोला कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके कुछ बेसिक रूल होते हैं। उस रूल में उन्होंने बताया कि अगर सेम चार्जेस अगर होंगे वो अगर आसपास होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे और जो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। लाइक चार्ज यहाँ पे क्या करेंगे रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्ज क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। और इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव के नजदीक लेके आओ तो ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे पुश करेंगे, एक दूसरे की तरफ रिपेल करेंगे, दूर दूर करेंगे। लेकिन और अगर मैं नेगेटिव चार्ज भी लेके आऊं दोनों साइड में तो ये भी क्या करेंगे एक दूसरे को पुश करेंगे, दूर दूर करेंगे। लेकिन अगर मैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज लेके आऊं तो ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यही चीज यहाँ पे बोला गया। ये थे इसके बेसिक रूल्स चार्जेस के। अब हम लोग यहाँ पे चार्जेस के कुछ प्रॉपर्टी समझते हैं और उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जो एटम्स होते हैं ये किस तरीके से चार्ज हो पाते हैं। मतलब ये अपना जो फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स वाला नेचर जो होता है ये कब और कैसे लेके आ पाते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है चार्ज का कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी चार्ज हो ना तो वो क्रिएट हो सकता है और ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। चार्ज जो होते हैं बस वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो सकते हैं, ना ही वो क्रिएट हो सकते हैं और ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। चलिए वही चीज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब देखिए इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन मैटर टू अनदर। मतलब कि चार्ज होता है ना ही क्रिएट हो सकता है ना ही वो किसी ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो बस एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो सकता है। अब ये जो चार्जेज होते हैं ये ट्रांसफर होते कैसे हैं ये समझिए। तो इसे बताने के लिए मैं फिर से यहाँ पे एटम का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए एटम है और बीच में क्या होता है आपका न्यूक्लियस होता है जिसमें कि न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहरी बार क्या करते हैं इनके चक्कर काटते रहते हैं, इनके चक्कर काटते रहते हैं। जब भी मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को लूं
और उसे मैं रब करूं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं इस पेन को जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है, अगर मैं इसे अपने हेयर पे रब करूं इस तरह से, ठीक है, रब करने के बाद मेरे हेयर के जो एटम्स है उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स मेरे हेयर से इस जो ये जो प्लास्टिक का जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर में ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि रब करने के बाद जो फ्रिक्शनल फोर्स वहां होता है इसके कारण से कुछ इलेक्ट्रॉन जो कि चारों तरफ दूर दूर रहते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, वो क्या होता है उसमें से हटकर दूसरे ऑब्जेक्ट में चिपक जाते हैं, चले जाते हैं। अब इसके कारण से क्या होता है कि ये जो एटम होता है इसके अंदर में जो नेगेटिव चार्जेस रहते हैं ये क्या होता है कम हो जाते हैं। देखो एक एटम जो होता है इसमें प्रोटॉन का जो नंबर होता है और इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है ये दोनों क्या होता है सेम होता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और दोनों के ऊपर जो चार्जेस रहते हैं वो भी इक्वल क्वांटिटी के होते हैं, लेकिन उनका नेचर अपोजिट होता है। इसी कारण से ये जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और जो एटम होता है वो न्यूट्रल माना जाता है। लेकिन अगर इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो ये जो एटम होगा इसके अंदर में प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा, पहले के जैसा रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा कम हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं ऑक्सीजन का। देखिए ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन होते हैं 8, और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं 8, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बाहर निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बाहर निकल गया, तो अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 6 ही बचा इलेक्ट्रॉन। मतलब कि अब जो एटम होगा इसमें दो अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज क्या है ज्यादा है ना। इसी कारण से ये जो एटम होगा ये क्या हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और वहीं अगर कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर से इस एटम के अंदर आ गए तो प्रोटॉन का नंबर तो 8 ही रहेगा, लेकिन मान लो कि दो इलेक्ट्रॉन अगर मान लो कि इसके अंदर आ गया तो अब इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। मतलब कि अब ये जो एटम होगा ये कौन सा चार्ज हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यही तरीका होता है किसी एटम को चार्ज करने का, मतलब उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो भी वो चार्ज ऑब्जेक्ट बन जाएगा, अगर उसमें से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो भी वो चार्ज ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन क्या प्रोटॉन इसके बाहर या फिर इसके अंदर आ सकता है? तो देखिए प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और न्यूक्लियस से बाहर निकलना उसके प्रोटॉन के लिए पॉसिबल नहीं होता है। इसी कारण से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज ऑब्जेक्ट बनाने के ऊपर। ये बात आपको याद रखना है और इसको हम लोग बात आगे यूज भी करेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टी की। जो चार्ज का सेकेंड प्रॉपर्टी है वो है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। मतलब कि चार्ज को हम लोग किस तरह से उसके अमाउंट को हम लोग मेजर करते हैं। देखिए एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो स्मॉलेस्ट चार्ज माना जाता है। मतलब कि मैं यहां पे ये लिखूंगा कि स्मॉलेस्ट चार्ज जो अभी तक मेजर किया गया है वो क्या होता है, वो होता है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यही होता है सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज। और जिसका अमाउंट कितना होता है, जिसका अमाउंट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना छोटा सा चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के अंदर में। लेकिन जो चार्ज का हम लोग बात करते हैं, जो चार्ज इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में फ्लो करता है, वो चार्ज इतना छोटा नहीं होता, वो चार्ज पैकेट के फॉर्म में होता है, एक पैकेट के फॉर्म बंडल के फॉर्म में होता है, और उस बंडल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उन्हीं बंडल्स को हम लोग क्या बोलते हैं क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर चार्ज का अमाउंट निकालू जो कि होता है Q, तो Q इक्वल टू हो जाएगा एन ई, जहां पर एन क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई क्या हो जाएगा आपका चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। आई होप आपको यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि जो चार्ज होते हैं उनके एसआई यूनिट की। तो देखिए चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है ये होता है कूलम,
और चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं, चार्ज को डिनोट करते हैं हम लोग क्यू लेटर से। कभी कभी हम लोग इसको क्यू लेटर से, कैपिटल क्यू से यूज करते हैं, और कभी कभी हम लोग इसे स्मॉल क्यू से भी मेजर करते हैं। अब क्या आपको पता है कि स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू में क्या डिफरेंसेस होता है? देखिए, जो कैपिटल क्यू होता है ये मेन सोर्स ऑफ चार्ज होता है, मेन सोर्स ऑफ चार्ज होता है कैपिटल क्यू। लेकिन जो स्मॉल क्यू होता है वो एक यूनिट चार्ज होता है, जिसके ऊपर में किसी दूसरे चार्ज का इफेक्ट पड़ रहा होता है। जैसे मैं बात करूंगा कि एक पावर का सोर्स है, तो वहां से जो चार्ज निकल रहा है उसको मैं कैपिटल क्यू में मेजर करूंगा, और उसके कारण से जो दूसरे छोटे चार्ज में जो इफेक्ट पड़ रहा है उस चार्ज को मैं स्मॉल क्यू से मेजर करूंगा। और इसे मैं आगे के प्रोसेस में समझाते हुए जाऊंगा कि कहां कहां पर हम लोग इसको यूज करेंगे। क्लियर? आज के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि चार्ज क्या होता है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। आगे के कॉन्सेप्ट में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।